नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। सेशन की शुरुआत करेंगे हम पिछले वीडियो के प्रश्न से जो आपको हमने पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में खबरों में रहा मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है, जो कि शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी 2023 में, पिछले साल, लेकिन ये अभी हाल ही में खबरों में है। अब ये क्यों खबरों में है, ऑलरेडी हम आपको पिछले वीडियो में सम्मिलित सारी जानकारी दे चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है ये है बिहार। मिशन दक्ष जो संबंधित है ये बिहार से संबंधित है। और एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, रिसेंटली बीपीएससी जो ट्री एग्जाम आयोजित हुआ तीसरा चरण, इसके एक सेट में ये मिशन दक्ष से संबंधित प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो जो भी चीजें हम आपको इस सीरीज में बतलाते हैं, निश्चित तौर पर भरोसा रखिएगा, वो सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। प्रश्न पत्र में देखिएगा तकरीबन सभी प्रश्न, एक दो इधर उधर हो जाए वो अलग बात है, लेकिन सभी प्रश्न आपको यहीं से दिखेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से आपको फायदा होगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह बता दूं कि जितने भी छात्र बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं या फिर मुख्य रूप से बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो बीपीएससी मेकर ऐप, हालांकि इसका नाम अब चेंज हो चुका है, अब नाम है बीएम ऑनलाइन लर्निंग। आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि बिहार के एग्जाम के लिए एप्लीकेशन पर आपको बेहतरीन तरीके से नोट्स मिल रहा है। और आपको बता दूं, इसमें सिलेबस आधारित नोट्स, बिहार जीके, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ये तमाम चीजें यहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि आपको भरपूर हेल्प करेगा आप एग्जाम में सफल हो। ठीक है, तो जितने भी छात्र लगे हुए हैं आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इस समय इस कोर्स की फी की बात करें तो 399 है, लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, अगर आप ये जो प्रोमो कोड आपको दिख रहा है बीपीएससी 70, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ बीपीएससी 70, ये प्रोमो कोड है। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे, एक मिनिमम चार्ज पर इतनी चीजें हम आपको एक साल तक के लिए दे रहे हैं, यानी कि जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे अगले एक साल तक वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन पिछला जो 2023 गुजरा है वो सारा मटेरियल आपको फ्री मिल जाएगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा, जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे उससे पिछले का एक साल का जो मटेरियल है वो आपको निःशुल्क मिल जाएगा। तो जो लोग इच्छुक हैं, से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 265 जिलों में वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए हैं। देखिए, नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा बाल विवाह जो रोका गया है ये बिहार में रोका गया। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए संबंधित तथ्यों को देखते हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अराइज होंगे। आपको बता दूं कि भारत के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 265 जिलों में किए गए एक अध्ययन में नागरिक समाज संगठनों के गठबंधन ने 2022 से 23 में 9,551 बाल विवाह रोके हैं, जिनमें अधिकांश लड़कियां, लगभग 60% जो है ये 15 से 18 वर्ष की आयु के थे। ये चीजें ध्यान रखिए। और रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा बाल विवाह बिहार में रोके गए। बिहार में बाल विवाह का जो प्रचलन है अन्य जगहों से बात करें तो औसतन 41% अधिक है। ये यहाँ पर आपको समझना है, जो भी आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आगे हम बात करें शीर्ष राज्य जहां पर बाल विवाह सर्वाधिक रोके गए हैं, तो प्रतिशतता के आधार पर देखें तो बिहार सबसे ऊपर है, शीर्ष पर। उसके बाद क्रमशः दो राज्यों में बंगाल और उत्तर प्रदेश है, जहां पर बाल विवाह सबसे अधिक रोके गए। अच्छा, इस रिपोर्ट में एक कैटेगरी ये भी दर्शाई गई कि बाल विवाह के मामलों में सबसे अधिक जो एफआईआर दर्ज हुआ वो पश्चिम बंगाल में, उसके बाद असम में और फिर उड़ीसा में, और चौथे स्थान पर आता अपना बिहार जो कि 7%। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बाल विवाह को लेकर जो रिपोर्ट अभी आई है ये सारे आंकड़े यहाँ से संबंधित है, निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि बिहार इस मामले में क्यों पीछे है। तो इसका एक ही अर्थ निकलता है कि बिहार में जो साक्षरता दर है वो बहुत ही कम है, या फिर यूं कहें सबसे कम है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ। दरअसल अगर हम बात करें केरल की, जो कि भारत का सबसे साक्षर राज्य है, जहां पर अगर हम बात करें साक्षरता दर की तो 93% से अधिक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें बाल विवाह के प्रचलन की तो वो ना के बराबर है। तो कहीं ना कहीं ये साक्षरता की ओर भी इंगित करता है चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हमने वो चीजें आपके समक्ष रखा है कि आज से 13 साल पहले
यानी कि अब से 13 साल पहले 2011 में जो राष्ट्रीय जनगणना हुआ था, बिहार की साक्षरता दर 61.8% थी, जो कि भारत में सबसे कम थी। जिसमें पुरुष साक्षरता की बात करें तो 71.20% और महिला साक्षरता 51.50% थी। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बिहार का सबसे साक्षर जिला की बात करें तो ये कौन सा था? रोहतास। और सबसे कम साक्षर ये था पूर्णिया, आप सभी को मालूम होगा। अच्छा, हम बात करें आगे, ये तो रही बात बिहार के संदर्भ में, लेकिन औसत अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि 74.04% था राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर, जिनमें पुरुष साक्षरता 82.14% और महिला साक्षरता 65.46% थी। तो ये आंकड़े एग्जाम में रिपीटेड मोड में पूछे गए हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जो खास करके वहां पर आपको एक प्रश्न साक्षरता से या फिर कह सकते हैं जनगणना से संबंधित निश्चित तौर पर आपको पूछे गए हैं। और 2011 में जो जनगणना हुई थी, ये 15वीं जनगणना थी और इसका जो आदर्श वाक्य था, ये था हमारा जनगणना या फिर हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और जनगणना के इतिहास को लेकर कई बार हम आपको जानकारी दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात पुनः हम दोहराएंगे आप सबों के बीच कि रिसेंटली 1-2 वर्षों में जितने भी एग्जाम आयोजित होंगे, वहाँ पर आपको 2011 की जनगणना से ही संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि 2021 में जो जनगणना होना था, उसमें बहुत देरी हुई है और पता नहीं ये कब होगा। इसकी अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद ही जनगणना कार्य संपन्न होगा, आंकड़े आएंगे, तो इसमें लंबा समय लगेगा। तो 2011 की जनगणना को पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, निश्चित तौर पर यहीं से प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय तैराकी महासंघ के सौजन्य से पटना में आयोजित खेलो इंडिया स्मिता जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किया है? देखिए, ये जानकारी हमने 2 रजत पदक जब इन्होंने अपने नाम किया था, हमने आपको दिया था कल वाले वीडियो में। बिहार की कात्यायनी सिंह ने इसे अपने नाम किया है। अब यहाँ पर आपको पुनः बता दूं कि भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय तैराकी महासंघ के सौजन्य से बिहार के सचिवालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में खेलो इंडिया जूनियर विमेन्स स्विमिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। और इस प्रतियोगिता में बिहार की 10वीं कक्षा की छात्रा कात्यायनी सिंह ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। आप यहाँ पर कात्यायनी सिंह को इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, बिहार में खेल की बात हो रही है, बिहार के खेलों की बात हो रही है, तो ऐसे में कुछ जानकारी अतिरिक्त हमने यहाँ पर शामिल किया है। हालांकि आप सभी जानते हैं, पुनः से रिवाइज कर लीजिए कि वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता। नई जो मंत्रिमंडल गठित हुआ है, जो विभागों का बंटवारा हो, उसके बाद नए खेल मंत्री बने सुरेंद्र मेहता। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं रविंद्रन शंकरन। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को कानूनी मान्यता मिली थी 25 मार्च 2023 को। ये आप लोग डेट ध्यान रखेंगे। 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में कुल 14 विभागों की झांकी निकाली गई थी, जिसमें बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की झांकी, जो मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित थी, इसे दूसरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो 14 विभागों की झांकी निकाली गई, पहला पुरस्कार मिला नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी को, जो कि कबाड़ से कमाल थीम पर आधारित था। और एक जरूरी बात यहाँ पर यह भी, 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो कह सकते हैं राजपथ पर, या फिर यूं कहें अब इसका नाम कर्तव्य पद कर दिया गया है, तो यहाँ पर जो गणतंत्र दिवस की परेड निकाली गई 75वें गणतंत्र दिवस की, तो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे कहाँ के राष्ट्रपति? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ये सारी बातें आप सबों को बतलाई गई है। अच्छा, गांधी मैदान में जिन 14 विभागों की झांकी निकाली गई है, वो कंप्लीट सूची यहाँ पर है। ये जो 4 नाम आपको ऊपर दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो पुरस्कार मिला संयुक्त तौर पर, ये जो तीसरे और चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं, विधि विभाग और कृषि विभाग को। अच्छा, यहाँ पर 1-2 और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में ये ध्यान रख लीजिएगा, और 50 साल बेमिसाल पटना जू। ये कुछ 3-4 ऐसे हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी पर आपको ध्यान रखना है। चलिए, तीसरे प्रश्न भी आ चुके हैं। प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चारंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रश्न पूछा गया किस विश्वविद्यालय के, ये मतलब कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये जो कॉलेज है कालिंदी कॉलेज, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चारंदा को वर्ष 2024 का, यहाँ पर नोट आप लोग कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान शिक्षा व समाज सेवा में
या फिर इस क्षेत्र में किए गए उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, इनका नाम क्या है और किस कॉलेज की प्रिंसिपल है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि ये पुरस्कार उन्हें किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये सम्मान उन्हें 30 मार्च 2024 को सोक्रेटिस सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी की ओर से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया गया। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में कह सकते हैं कार्यक्रम आयोजित हुआ था, वहीं पर ये सम्मान उन्हें दिया गया। अच्छा, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की बात हुई तो ऐसी जानकारी कुछ समय पहले हमने आपको दिया था। दरअसल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर अलग है और यहाँ पर जो हम बात करेंगे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, ये अलग है। हालांकि दोनों दिल्ली में ही है। इसको लेकर ध्यान से चीजों को देखिएगा, यहाँ पर कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के द्वारिका में, द्वारिका एक प्रॉपर स्थान है वहां पर, तो यहीं पर यशोभूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किया था। अच्छा, 17 सितंबर वही तिथि है जिस तिथि को इनका जन्म हुआ था 1950 में, नरेंद्र मोदी का। तो अपने जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने इसकी शुरुआत किया। एक बात यहाँ पर ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जो जन्म हुआ था गुजरात के वडनगर में हुआ था प्रॉपर। ये जगह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सके तो यहाँ से भी अगर एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो चीजें आपको याद रहेंगी। अच्छा, यहाँ पर अगला पॉइंट है, ये दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है, जिसमें 15 सम्मेलन कक्ष और 13 बैठक कक्ष है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। यही है दुनिया का बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक, जो कि दिल्ली में बना है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, जहां पर एक साथ 11,000 से अधिक प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जो कि 5400 करोड़ रुपए की लागत से बना है और ये लगभग 8.9 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब बिहार के संदर्भ में बात कर लेते हैं, अशोका कन्वेंशन सेंटर, जिसमें कि विज्ञान भवन और बापू सभागार है। यह बिहार का सबसे बड़ा सभागार है। आप यहाँ पर बापू सभागार को देख रहे हैं, तो ये चीजें भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगले प्रश्न को। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यही है यशोभूमि, जो कि हम बात कर रहे थे, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, जो कि दिल्ली में जो स्थान है द्वारिका, यहीं पर ये बनाया गया है। चलिए अगला चौथा प्रश्न है कि किस राज्य के पाली जिले में हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो करेक्ट आंसर है, पाली जिला कहाँ का है? तो राजस्थान का। विकल्प नंबर डी यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों को देखते हैं। पहला पॉइंट है कि दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में किया गया। आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, यही वो संरचना है मंदिर का, जो कि ओम आकार में है। 250 एकड़ में फैले इस विशाल संरचना की नींव 1995 में रखी गई थी और इसका निर्माण भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की नागर शैली के तहत किया गया है। अब बहुत लोग जानते होंगे, ये हिंदू स्थापत्य कला जो खास करके मंदिर निर्माण की जो कला है, ये 3 प्रकार की प्रचलित है। उनमें एक है नागर शैली। अगर आप इसे नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके बीपीएससी मेंस, यूपीएससी आदि कई एग्जाम में मेंस के जो प्रश्न है वो बनते हैं। आइए इसको हम थोड़ा सा कुछ चीज़ों को समझते हैं, आखिर ये है क्या। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली है उनमें 3 प्रमुख रही है। ठीक है, ये 3 शैलियों में बात करें, जिनमें नागर, द्रविड़ और वेसर शैली है। अच्छा, नागर शब्द की बात करें तो ये नगर से ही मिलता जुलता शब्द है और यहीं से एक प्रकार से लिया गया है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखें, नागर शैली उत्तरी भारत और द्रविड़ शैली का जो प्रचलन है ये दक्षिण भारत में है, देखने को मिलता। जो उदाहरण है इसका, ये दोनों क्षेत्रों में, यानी कि नागर शैली उत्तरी भारत में और द्रविड़ शैली ये दक्षिणी भारत में कम से कम इसका उदाहरण देखने को मिलता है। जो इसकी संरचना बनी है, जो मंदिर आदि का निर्माण हुआ, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि दोनों क्षेत्रों के मध्य, यानी कि उत्तर और दक्षिणी क्षेत्रों के मध्य में दोनों शैलियों का जो मिश्रण देखने को मिलता है, उसे बेसर शैली कहा जाता है। ये ध्यान रखिए। और आगे हमने ये लिखा कि 22 मार्च नहीं बल्कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में उद्घाटन किए गए राम मंदिर भी नागर शैली में बना है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब नागर शैली की विशेषताओं की हम बात करेंगे, आखिर हम पहचाने किसी को कैसे कि कोई मंदिर जो बना है वो नागर शैली में बना है। आप यहाँ पर आगे इस वाले चीजों को देखिए, यहाँ से क्लियर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप तमाम चीजों को देखेंगे, जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ पाएंगे कि नागर शैली का मुख्य जो विशेषता है वो है क्या। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए कि नागर शैली मुख्यतः 7वीं शताब्दी की रही है और यह पल्लव काल में यह जो शुरू हुई और चोल काल में यह शैली अधिक विकसित हुई थी।
ये इसकी कुछ इतिहास की बात है। अब यहाँ पर बात करें इसे हम पहचानेंगे कैसे? तो देखिए इस शैली में जो मंदिर का निर्माण होता है एक बड़े से चबूतरे पर किया जाता है। यानी कि संरचना जो होती है उसके नीचे एक बड़ा-सा चबूतरा होता है, जैसे कि यहाँ पर राम मंदिर परिसर में भी आप देख रहे हैं एक बड़ा-सा चबूतरा नीचे बनता है, ठीक है? उसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर भी इस तस्वीर में आपको देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह होता है जिसके ऊपर हमें शिखर, शिखर के ऊपर आमलक और आमलक के ऊपर कलश देखने को मिलता है तथा कलश के साथ एक ध्वज भी लगाया जाता है। यानी कि कहने का अर्थ यहाँ पर यह है, जो गर्भगृह होता है, जो मुख्य जो कह सकते हैं संरचना जो होता है, जो शिखर होता है, आप इसको यहाँ पर जो बड़ी संरचना होती है, जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है शिखर, तो यही शिखर कहलाता है। इसके नीचे यहाँ पर गर्भगृह होती है। ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और आपको ये बता दूँ यहाँ पर हमने एक शब्द का प्रयोग किया कि शिखर के ऊपर आमलक होता है। अब आमलक क्या होता है? यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो संरचना है ये है आमलक। आप इसे देखिए, ये जो गोलाकार आपको दिख रहा है लट्टू के आकार का जो शिखर के जस्ट ऊपर होता है ये कहा जाता है आमलक। और आमलक के ऊपर कलश देखने को मिलता है जो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। ये होता है कलश और कलश के ऊपर होता है ध्वज, जो कि यहाँ पर लगाया जाता है केसरिया ध्वज। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात इसकी विशेषताओं की, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किसी मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो नागर शैली में हुआ है। अच्छा, जो शिखर होता है, शिखर से जो छोटा होता है उसे कहा जाता है मंडप, और मंडप से जो छोटा होता है उसे कहा जाता है अर्धमंडप। तो इस तरह से कई चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नागर शैली में बने कुछ मंदिर की बात करें जो कि प्रसिद्ध हैं, जैसे कि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, आप यहाँ पर देख रहे हैं जगन्नाथ मंदिर का ही कह सकते हैं संरचना है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी उड़ीसा में है। खजुराहो का मंदिर ये मध्य प्रदेश में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये आबू पर्वत राजस्थान में, और सोमनाथ मंदिर गुजरात में। ये सभी जो मंदिर का निर्माण हुआ है ये नागर शैली में ही किया गया है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग मंदिर की बात कर रहे हैं तो एक अतिरिक्त आपको जानकारी देता हूँ कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में ये पहला हिंदू मंदिर बना है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 फरवरी को किया गया था। यहाँ पर हमने इंडिकेट भी कर दिया है, 14 फरवरी वही तिथि है जिस तिथि को वैलेंटाइन डे मनाती है पूरी दुनिया। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये स्वामी नारायण मंदिर है जिसका उद्घाटन ये अबू धाबी में किया गया। ये अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है। ये चीजें ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष बने हैं? तो इसका करेक्ट जो आंसर यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि यहाँ पर जो होगा उपयुक्त में से ए और सी दोनों सही है। PR श्रीजेश और कैमिला कैरम दोनों को भी हाल ही में एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आप यहाँ पर इन दोनों को देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। दरअसल आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और साथ साथ चिली की कैमिला कैरम को FIH एथलीट समिति का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कैमिला कैरम को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये चीज ध्यान रखें, दोनों को अभी हाल ही में इसका सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, हॉकी महासंघ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुआ था। ये इसकी स्थापना फ्रांस में हुई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में लुसाने स्विट्जरलैंड में है। वहीं पर दूसरी ओर हम बात करें हॉकी इंडिया की, तो हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 20 मई 2009 को। वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हॉकी की बात करें तो ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। आपको हमने कई बार बताया कि बिहार की जो राष्ट्रीय खेल है ये कबड्डी है। हालांकि कबड्डी अन्य राज्यों के भी, मतलब बिहार के अतिरिक्त और भी कई राज्य हैं भारत में 4 से 5 जहाँ का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। हालांकि कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हॉकी की। तो हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है, और हॉकी से संबंधित वो प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। आप इसको ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। कुल 18 पॉइंट है और ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय मूल के किस शख्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है पवन दाऊ लुरी। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय मूल के हैं और विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। आपको यहाँ पर बता दूं कि IIT मद्रास के पूर्व छात्र पवन
दावोलुरी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। दरअसल अगर हम बात करें पवन दावोलुरी की, तो पिछले 23 साल से माइक्रोसॉफ्ट के साथ वे काम कर रहे हैं और वर्तमान में उन्होंने इस स्थान पर कार्य कर रहे पेनोस पनाय का स्थान लिया है। देखिए पिछले साल 2023 में जेफ बेजोस की कंपनी अमेजन में चले गए थे पेनोस पनाय, जिसके बाद से ये पद जो था वो रिक्त था। तो इसी स्थान पर ये अभिनियुक्ति भी है पवन दावोलुरी की। तो ये चीजें यहाँ पर आपको समझना है। अच्छा, कुछ जानकारी मैं आपको अतिरिक्त दूं, दुनिया की जो बड़ी कंपनियों में अगर हम बात करें भारतीय मूल के सीईओ की, जिनका ओरिजिन भारत है, तो ऐसे में ये चीजें ध्यान रखिएगा। गूगल के जो वर्तमान में सीईओ ये सुंदर पिचाई है, आप यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा। एडोब के सीईओ हैं शांतनु नारायण, जो कि बड़ी बड़ी कंपनी है। और वहीं पे यूट्यूब की बात करें तो नील मोहन, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, जानकारी रखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई भी पूछा जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको ये कह सकते हैं खलेगा नहीं कि हमने ये चीज़ पढ़ा नहीं और यही चीज़ एग्जाम में पूछा गया। और इन सारी चीज़ों का आप लोग नोट जरूर तैयार कीजिएगा। नोट तैयार करेंगे तो आपको एग्जाम के समय में इसे पढ़ने में आसानी होगी, आप इसे अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर पाएंगे। एप्लीकेशन पे जितने लोग इस सीरीज के वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान रखेंगे वीडियो के बगल में आपको पीडीएफ का भी ऑप्शन है। आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और निश्चित तौर पर आपको नोट तैयार करने की जरूरत नहीं है, आपका समय बचेगा। आपको जो पीडीएफ हम दे रहे हैं बस उसी से पढ़िए। और जो डेली पीडीएफ है उससे आपको सिर्फ पढ़ना है, उसका प्रिंट नहीं करना है। जो मंथली पीडीएफ आपको मिलेगा उससे आपको प्रिंट करना है। जो मंथली पीडीएफ आपको मिलता है वही आप लोग प्रिंट कीजिए, उससे आपका पेपर बचेगा, पैसा बचेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप लोगों को प्रिंट नहीं करना है। चलिए, चूंकि यहाँ पर हम बात कर रहे थे आईटी मद्रास की, तो आईटी मद्रास को लेकर एक जानकारी आपको हमने दिया था कि जंजीबार जो कि तंजानिया में एक स्थान है, यहाँ पर अपना एक परिसर खोलने को लेकर एक समझौता किया था आईटी मद्रास ने। और इस प्रकार से देखें तो भारत के बाहर किसी अन्य स्थान पर अपना एक परिसर खोलने वाला पहला प्रौद्योगिकी संस्थान है आईटी मद्रास। उसके बाद आईटी दिल्ली ने समझौता किया था यूएई में अपना एक परिसर खोलने को लेकर। इसके साथ ही एक जानकारी हमने ये भी आपको दिया था, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में भी एक अपना कार्यालय खोलेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, हाल ही के करंट अफेयर्स हैं, पूछे जा सकते हैं। चलिए, सातवां प्रश्न है कि दुबई का प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित की गई है। देखिए, तेलुगु अभिनेताओं में बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि अल्लू अर्जुन। अब यहाँ पर आपको इसको लेकर जानकारी दे दूं कि अल्लू अर्जुन जो कि दक्षिण भारतीय सिनेमा या फिर यूं कहें तेलुगु सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। और यहाँ पर हमने लिखा कि हाल ही में दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में उनकी एक मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है। और यहाँ पर आगे हमने लिखा है, अच्छा पहले इस चीज को समझ लीजिए, यहाँ पर जो दो तस्वीर देख रहे हैं इसमें एक मोम की तस्वीर है और एक रियल में ये अल्लू अर्जुन है। अब सवाल यहाँ पर यह है, मैडम तुसाद संग्रहालय की यही तो विशेषता है, जो मोम की प्रतिमा बनाई जाती है वो इतनी हूबहू बनाई जाती है कि एक प्रकार से उसमें जान डाल दिया जाता है। उसे पहचान पाना तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल असंभव हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सा ओरिजिनल है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अच्छा, आगे हमने लिखा कि संयुक्त अरब अमीरात की दुबई में ब्लू वाटर्स द्वीप पर मैडम तुसाद संग्रहालय का उद्घाटन 2021 में किया गया था। यह दुनिया का 23वां मैडम तुसाद संग्रहालय है। वर्तमान में यहाँ पर 60 से अधिक मोम प्रतिमाएं हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दुबई में जो मैडम तुसाद संग्रहालय उसकी, लेकिन इसका जो मुख्य शाखा है मैडम तुसाद संग्रहालय का, ये लंदन में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैडम तुसाद संग्रहालय का जो मुख्य शाखा है ये लंदन में है। और यहाँ पर लगभग कह सकते हैं 6000 से अधिक मोम की प्रतिमा है। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, अल्लू अर्जुन की बात हो रही है तो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का खिताब अल्लू अर्जुन को उनकी फिल्म पुष्पा द राइज के लिए उन्हें दिया गया था। जबकि अगर हम बात करें बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सैनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए संयुक्त तौर पर दिया गया था। अब यहाँ पर बेस्ट एक्टर का जो खिताब अल्लू अर्जुन को मिला, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि दक्षिण भारतीय अभिनेताओं में अगर हम बात करें तो ये पहला पुरस्कार है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो इन्होंने अपने नाम किया। इससे पहले किसी भी एक्टर को यह पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं मिला था, तो ये अल्लू अर्जुन को मिला। ये ध्यान रखिए, इस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में 2 दिवसीय चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल बुकरू का आयोजन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर बी, यानी कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी हाल ही में इसका आयोजन किया गया। आपको बता दूं कि हाल ही में जवाहर कला केंद्र जयपुर राजस्थान में 2 दिवसीय चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल बुकरू का आयोजन किया गया। आयोजन तिथि 30 से 31 मार्च
2024, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही है, तो ऐसे में कुछ जानकारी आपको हमने रिसेंटली दिया है कि 30 मार्च 2024 को राजस्थान का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा, राजस्थान के अतिरिक्त अपना बिहार का भी स्थापना दिवस मार्च महीने मनाया गया 22 मार्च को, जो कि 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए, मार्च महीने में 2 राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। एक तो अभी रिसेंटली राजस्थान का और इससे पहले बिहार का। अच्छा, राजस्थान की स्थापना की बात करें तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान का स्थापना हुआ था, राजस्थान की स्थापना हुई थी और ये अस्तित्व में आया था। देखिए, अगला पॉइंट है राजस्थान से ही संबंधित, ये अति महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा पॉइंट पे यहाँ पर हमने शामिल किया है कि 12 मार्च 2024 को भारत की तीनों सेनाओं, जिनमें हम बात करें थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तो संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति जो आयोजित हुआ था, इसका आयोजन राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था, अभी रिसेंटली 12 मार्च 2024 को। तो ये चीजें ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? एक्चुअली समुद्री लुटेरों से बचाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है जो पूछा गया है जिस जहाज का नाम, उसका नाम है अल कंबर, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगला पहला पॉइंट है कि हाल ही में 29 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प के तहत एक ईरानी मछली पकड़ने वाली जहाज अल कंबर को और उसके साथ 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को बचाया है, जिसे कि समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था। तो ये चीजें ध्यान रखिए। ऑपरेशन संकल्प जो शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, इसी पर्पज से शुरू किया गया है। ऑपरेशन संकल्प को लेकर चीजें हमने यहाँ पर लिखा है। दरअसल यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ओमान की खाड़ी के भीतर 2 तेल टैंकर में विस्फोट के बाद 19 जून 2019 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प शुरू किया था। इसका उद्देश्य है भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और साथ ही साथ जो भी पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों के जो भी जहाज हैं, उनकी रक्षा करना एक प्रकार से इसका मूल उद्देश्य है। यानी कि अगर बात करें तो मूल रूप से सुरक्षा को सुनिश्चित करना, खास करके समुद्री सुरक्षा को, तो इसका एक मूल उद्देश्य है। ये चीज़ें आपको समझना, ध्यान रखना है। चलिए, ये तो रही बात यहाँ पर ऑपरेशन संकल्प के बारे में, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ों को हम लोग और भी देखेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। भारत के द्वारा जो चलाए गए अभियान है, उनमें रिसेंटली हमने आपको जानकारी दिया था ऑपरेशन इंद्रावती के बारे में, मार्च 2024 में इसकी शुरुआत हुई। और मतलब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, कैरेबियाई देश जो हैती है, यहाँ पर हिंसा जो बढ़ चुकी थी और इसी में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती रिसेंटली चलाया गया मार्च 2024 में, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त और भी डेटा हमने यहाँ पर सम्मिलित किया है। इस तरह का संग्रह आपको कहीं नहीं मिलेगा। चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और रिसेंटली जिस प्रकार से पैटर्न बदला है बिहार के एग्जाम का, वो पुराने करंट अफेयर्स भी पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, किसी को भी इग्नोर मत कीजिएगा। जो चीज़ें हम आपको यहाँ पर जानकारी पर्पज से दे रहे हैं, जरूर देखें, निश्चित तौर पर इससे आपको फायदा होगा। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनवाने वाली ट्रांसजेंडर या फिर किन्नर बनी है? इसका करेक्ट आंसर होगा रोजी बारोलिया, विकल्प नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आपको इस बारे में जानकारी दे दूं कि हाल ही में ट्रांस वुमेन रोजी बारोलिया राजस्थान की पहली ट्रांसपोर्ट नहीं सॉरी पासपोर्ट बनवाने वाली किन्नर बनी है, या फिर कह सकते हैं ट्रांसजेंडर बनी। हम यहाँ पर एक्चुअली बात कर रहे हैं पासपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट नहीं, पासपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, रोजी बारोलिया जो कि राजस्थान की जयपुर की रहने वाली है, वो पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट है। आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह की एक जानकारी हमने राजस्थान से संबंधित कुछ समय पहले दिया था, आपको याद होगा, जुलाई 2023 में। जुलाई वाला जब करंट अफेयर्स आप देखेंगे, मंथली करंट अफेयर्स, वहां पर आपको दिखेगा राजस्थान में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया था। इनका नाम नूर शेखावत, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये भी राजस्थान की ही रहने वाली है। तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये खबरों में है, तो निश्चित तौर पर ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और क्यों ना पूछे जाए, ज़्यादा तो पुराना हुआ नहीं, जुलाई 2023 का ही है, और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जुलाई 2023 नहीं, बल्कि एग्जाम से पिछले
एक तो एक पैटर्न है कि 12 से 15 मार्क के करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स अर्जित करना है, सफलता का आपको एक प्रकार से निर्धारण करना है, तो आपको चीज़ें पढ़ना ही पड़ेगा और बेस्ट होता है इसका रिवीजन। रिवीजन जितना आप देंगे, पुरानी चीज़ों को जितना पढ़ेंगे, उतना आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, बात करें हम यहाँ पर किन्नर महोत्सव की, तो आपको हमने जानकारी दिया था 14 जुलाई 2023 को पटना अवस्थित प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया था। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कला, संस्कृति और युवा विभाग बिहार सरकार के द्वारा कब से किन्नर महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? तो 2016 से। और रिसेंटली 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजुअलिटी आयोजित किया गया या फिर मनाया गया है। तो ये चीज़ें आपको समझना है। अच्छा, बात करें हम 14 जुलाई 2023 की, तो ये वही तिथि है जिस तिथि को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी। और चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह कब पहुंचा था? तो 23 अगस्त 2023 को। और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अपना देश जो है चौथा देश है। हालांकि साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश, लेकिन रिसेंटली अभी हाल ही में चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पांचवा देश बना है जापान। ये ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला 11वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व की वार्षिक प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है यूएनईपी के द्वारा, और इसका करेक्ट आंसर है 79 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति। जो भोजन की बर्बादी हो रही है वो है लगभग 79 किलोग्राम, 79 किलोग्राम। अब यहाँ पर हम लोग इसको लेकर चीज़ों को विस्तार से देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि 27 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी किया है। देखिए यहाँ पर इसका नाम जो दिया गया, थिंक इट सेव ट्रैकिंग प्रोग्रेस टू हाउ ग्लोबल फूड वेस्ट, इसी शीर्षक के साथ ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया। ये इसका तीसरा संस्करण था। हालांकि ये 2011 में पहला पेश किया गया था, और जो अभी ये पेश किया गया 2030 तक के आकलन को लेकर पेश किया गया, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। और यहाँ पर आगे हम बात कर रहे हैं इस रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बातों के बारे में। तो दुनिया भर में सालाना 1.05 बिलियन टन भोजन या फिर कुल कहें तो 19% भोजन बर्बाद हो रहा है इस समय, नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व की वार्षिक प्रति व्यक्ति जो भोजन बर्बादी थी वो 79 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी। यही चीजें यहाँ पर हमने दोहराया है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1972 में। आप यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं, किसी पार्टी, शादी, विवाह, कोई फंक्शन का ये मतलब कर सकते हैं, भोज हुआ होगा वहां पर, और वहां पर जो कर सकते हैं भोजन की बर्बादी है, आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसी तरह का डेटा संग्रहित करते हुए ये रिपोर्ट अभी जारी किया गया है। एक चीज यहाँ पर ये भी आपको समझना पड़ेगा, भोजन की जो बर्बादी है वो तो हो ही रही है, लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे आंकड़ों में, तो आपको आंकड़े चौंका देगा। तकरीबन मैं कहीं पढ़ रहा था, तकरीबन 60 करोड़ या फिर 60 लाख था, ऐसा ही कुछ। चलिए मान लेते हैं 60 लाख ही सही, मतलब इतनी संख्या में लोग प्रतिदिन भूखे रहते हैं पूरी दुनिया में। तो एक चीज़ ये भी आपको समझना पड़ेगा, भोजन की बर्बादी भले ही इतने पैमाने पे हो रही है, लेकिन गरीबी, भूखमरी भी बहुत ज़्यादा है। दिक्कत यहाँ पर यही है कि कोई भोजन को बर्बाद कर रहा है और किसी को भोजन नसीब नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत मतलब खराब लगता है, जब भी आप इस तरह की तस्वीरें देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको तकलीफ होगा। फिलहाल यहाँ पर जानकारी पर्पज़ से ये चीज़ें ध्यान रखिए और आगे हम चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि बहुत सारे एनजीओ हैं जो काम कर रहे हैं, और अगर आप सक्षम हैं तो आप लोग डोनेट भी ज़रूर किया कीजिए, ख़ास करके जहाँ बच्चे वगैरह रहते हैं। और अगर ऐसा कोई कैंपेन चलता है, कोई अगर फाउंडेशन है, तो वहाँ पर जितना सहमत हो, 10, 20, 50, 100 जितना भी सहमत हो, ज़रूर डोनेट करना चाहिए आप लोगों को। और यहाँ पर सिर्फ हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबकी बात कर रहे हैं, हम अपनी भी बात कर रहे हैं, और हमने भी जितना भी संभव होता है हम ज़रूर करते हैं। आपसे भी जितना सक्षम हो वो आप लोग कीजिए, और करना भी चाहिए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला 12वां प्रश्न है कि किस भारत ब्रिटिश पत्रकार द्वारा लिखित पुस्तक कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई को वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इसका करेक्ट जो आंसर यह है मूविया, विकल्प नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं, और जो जानकारी हम आपको इस कोर्स से संबंधित दे रहे थे, जो लोग इच्छुक हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से, और वहाँ पर जाकर के आप इस कोर्स को लीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, भले ही इस कोर्स की जो फी है 399 है, लेकिन इसमें आपको बीपीएससी 70 प्रोमो कोड अप्लाई करना है, जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और 10 अप्रैल तक ये कोड आपके लिए उपलब्ध रहेगा और आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा हालिया जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के लगभग कितना प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं?
आपको बताना है, हमने कंप्लीट जानकारी आपको इस सीरीज में दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे विस्तार से लिखिए। लिखने से फ़ायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर भारत में युवा बेरोजगार कितना परसेंट है? और अगर बात करें युवा बेरोजगारों में, तो इसमें भी पढ़े-लिखे युवा बेरोजगारों की जो संख्या है वो बहुत ही अधिक है। तो सारी जानकारी आप लोग वहाँ पर ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके बताएँगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।